चलो बेटा शुरू करते हैं। फ्रेश लेक्चर है धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। परावैद्युत क्या होता है? या तो उसको के से लिखते हैं, कैपिटल के से, या फिर एप्सिलॉन आर से लिखते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अपेक्षिक विद्युतशीलता, अपेक्षिक विद्युतशीलता। इधर देखो डाइलेक्ट्रिक को किससे लिखते हैं? कैपिटल के से और रिलेटिव परमिटिविटी। दूसरी चीज ध्यान रखना, ये के जो है वो सर कूलाम के फॉर्मूले में जो के यूज होता था 9 × 10⁹ वो नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल के है, कहीं इसकी वैल्यू नहीं बट डालने लग जाए। अब अपन क्या कर रहे हैं कि परावैद्युत डाल रहे हैं। अब वो परावैद्युत एबोनाइट हो सकता है, माइका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपन पहले वैक्यूम का देखते हैं जो अपन ने पहले पढ़ा है। ये अपन कर चुके हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो ठीक है ना, अपन निकाल चुके हैं कि कैपेसिटेंस के बीच में अगर परावैद्युत डालेंगे तो क्या होगा, वो अपन शॉर्ट फॉर्म में सीखे थे पिछले लेक्चर में। लेकिन अब अपन एनसीईआरटी वाला कर रहे हैं सेम टू सेम। क्यों? क्योंकि उसमें अपन को कई चीज़ें सीखने को मिलेगी, जैसे इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट है, वैद्युत विस्थापन है, और भी वो अपन को कई चीज़ें सिखवाएगा शायद। ठीक है, तो उस हिसाब से अपन इसको करते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं वैक्यूम में अपने क्या क्या आए थे वो अपन लिख लेते हैं। तो वैक्यूम की स्पेलिंग एज यूजुअल गलत है, क्योंकि डबल सी नहीं आता, आदत पड़ी हुई मेरी। एंड हैबिट नेवर डाइज, इफ एच इज रिमूव अब इट इज लेफ्ट, आदत कभी नहीं जाती। तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। कितना आया था वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड? वैक्यूम के लिखने के लिए अपन क्या कर देते हैं? नॉट लगा देते हैं, और कुछ भी नहीं है। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपन ने कहा था कि कैपेसिटेंस के बीच में, कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। एंड यू मस्ट नेवर फॉरगेट कि कैपेसिटर के बीच में अगर दो प्लेट हैं, पैरेलल प्लेट, तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आएगा, ये तय है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारा पोटेंशियल आया था। हमने कहा था कि हम वी निकालते हैं, ई निकलने के बाद में तो क्या आ जाएगा? ईडी। ई कौन सा? नॉट वाला। समझ आ गया? अब क्या निकालेंगे? कैपेसिटेंस, धारिता, कहीं स्पेलिंग गलत हो तो कर लेना, धारिता कितनी आई थी? सी नॉट। ये नॉट क्यों लगाया मैंने? वैक्यूम के लिए कर रहे हैं, निर्वात के लिए या वायु के लिए, एयर के लिए। ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये अपने पहले लेक्चर में, इससे पहले वाले में आ चुके थे कि अपन, और परफॉर्म आपने क्या था कि पहले अपन क्यू का पता लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद अपन ई का पता लगाते हैं, फिर वी का पता लगाते हैं, और फिर उसकी वैल्यू सी के अंदर डाल देते हैं। और सी का फॉर्मूला क्या होता था? क्यू बाय वी। तो ये सारी चीज़ें डाल के हमारे पास में ही आता था। अब हमें क्या करना है? परावैद्युत डालना है। तो हम क्या करेंगे? एक अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे लिखते जाओ साथ साथ का। कंसिडर नेक्स्ट अ डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स फुली ऑक्यूपाइंग द इंटरवेनिंग रीजन। ये इंटरवेनिंग रीजन आ गया है इनके बीच में। यहां पे मैंने पूरे में इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया है, मैंने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, परावैद्युत भर दिया पूरा। ठीक है, पूरे में फुली इंसर्टेड है, आपकी किताब के अंदर लिखा हुआ है। कुछ और भी आते हैं कि थोड़ा सा भरो तो क्या होगा, अलग अलग परावैद्युत भरो, इतने से में माइका भर दो, इतने से में एबोनेट भर दो, और इतने से में बचे हुए कोई और चीज़ डाल दो। ठीक है, तो अलग अलग वाला। लेकिन अभी यहाँ पे अपन फुली वाला कर रहे हैं। ठीक है ना, इंटरवेनिंग रीजन के अंदर फुली हमने डाल दिया ऑक्यूपाइंग। द डाइलेक्ट्रिक इज पॉलराइज्ड बाय फील्ड। ये डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा? पॉलराइज्ड हो जाएगा, ध्रुवण हो जाएगा इसका। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये जा ही रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर है, निर्वात में है, तो ये रहा ई नॉट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बन जाएगा, ये पूरा क्या है? के है, क्या है? डाइलेक्ट्रिक भर दिया हमने, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अंदर बन जाएगा यहाँ पे, जिसका नाम हमने दे दिया ई इन। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या लेंगे हम? प्लस माइनस वही क्यू चार्जेस होने चाहिए प्लेट पे, और एरिया सेम होना चाहिए, डिस्टेंस डी होनी चाहिए। ये डिस्टेंस डी यहाँ से लेके यहाँ तक डी आ गई, कोई प्रॉब्लम? और सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी कितनी थी? प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। इसकी क्या बनेगी? वही प्लस माइनस सिग्मा बन जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेकिन यहाँ पे अपन इसको क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। ठीक है, प्रेरित आवेश घनत्व, क्योंकि वो प्रेरित हुआ है बाहर वाले को देख के। तो अब अपन क्या लिखेंगे? ई आउट अपना कितना है? ई आउट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ई इन कितना है अपना? सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, इससे पहले वाले में जब अपन ने टॉपिक किया था तब उसमें अपन ने यहाँ पे भी यही कहा था कि ये भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पे अपन ने पी लगा दिया। पी मतलब क्या हो गया? पॉलराइज। पॉलराइजेशन की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हुई है। पॉलराइजेशन हुआ, कैसे होता है मालूम होगा, यही सब बनते हैं इस टाइप के। ये प्लस माइनस या जो भी है, माइनस प्लस किधर बनाओ, अपने को तो डायरेक्शन देनी होती है। ये डाइपोल, ठीक है, तो पॉलराइजेशन हो गया था, तो इसकी वजह से ये माइनस माइनस एक तरफ आ गए थे, ये माइनस माइनस एक तरफ आ गए थे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, ये जो प्लेट है इसके पास चले जाएंगे। ठीक है, तो ये वाले क्या होंगे? प्लस माइनस, ये ख़त्म हो जाएंगे।
इनका चार्ज, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्यों प्लस माइनस मिलके क्या हो जाता है, कैंसिल ईच अदर। तो ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। तो अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं टोटल वाला, ठीक है। अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इतना आ चुका है ड्यू टू पॉलराइजेशन, और ये नॉर्मल सरफेस चार्ज डेंसिटी, वहाँ चार्ज थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना क्या आ जाएगा, ई आउट प्लस ई इन, जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि ई आउट की डायरेक्शन वो है और ई इन की डायरेक्शन ये है, तो बीच में ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, माइनस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रेड्यूस्ड होगा इसमें से। रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, घटता हुआ विद्युत क्षेत्र है ये, इसमें से कुछ घटेगा। अगर P नहीं होता तो सीधा कट जाता खच खच, लेकिन ये अपना घटेगा अभी। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस, क्यों, क्योंकि ई इन इधर जा रहा है, ई आउट उधर जा रहा है, तो सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। यहां पे ध्यान से प्लस की जगह माइनस, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। कॉमन एलसीएम लेके सॉल्व करो इसको, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। इस फॉर्मूले पे गोला लगाओ, बहुत काम आएगा। और नंबर देना चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ पे आ गया, आ चुका है इतना। लेकिन पहले वाले में कितना आ गया था, पहले वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ रहा था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि आधा ये था आधा वो था, दोनों को जुड़ के इतना हो गया। लेकिन ये हम जानते हैं ई आउट इतना है और ई इतना है, तो अब रिड्यूस फील्ड आएगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। हम ये बोल रहे हैं कि हमारा ई आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी इतना आया हुआ है, वो हमने रख दिया ई आउट। पहले भी ये था वैक्यूम में भी, अभी भी वैक्यूम में पड़ा। अब अंदर वाले का कितना है, तो हम बोल रहे हैं कि अंदर वाले का भी आना इतना ही चाहिए, लेकिन वो पॉलराइजेशन की वजह से हुआ है, तो हमने लगा दिया ध्रुवण की वजह से हुआ है, तो सरफेस चार्ज, तो उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी बोलना है, ठीक है। कर लोगे यहाँ तक। अब अपन को क्या निकालना, जब ई निकल चुका तो अपन क्या निकालेंगे, अभी वी दिख रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट, विभवांतर प्लेट के बीच में कितना होता है, वी बराबर ई डी। दिख रहा, वैल्यू डाल दो ई की। ये रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा जो आ रहा अभी, ये और ये तीनों ही, ये रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान रखना, क्योंकि कुछ रिड्यूस्ड हो रहा है ना। आगे देखो, V बराबर E की वैल्यू कितनी है, ये सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये V में पुट किया और कुछ भी नहीं किया। यहां तक कर लोगे तो ये इक्वेशन कौन सी आ गई, सेकंड आ गई। लगाते जाओ। नाउ लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक पढ़ा था, फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, इतना से लिख रहा हूं, रेखीय समदेशिक पैराविद्युत लिख देता हूं। ये क्या होता था लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें ये होता था कि सारे के सारे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर पटकेंगे डाइलेक्ट्रिक को, तो जितने भी डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स हैं या जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सारे के सारे। तो हमने कहा कि लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक बन गए वो सब के सब, रेखीय समदेशिक पैराविद्युत। तो उस डेफिनेशन का यूज़ करके हमें इसको यहाँ पे ये समझाना है कि जो सरफेस चार्ज इंड्यूस चार्ज डेंसिटी जो बनी है ना, प्रेरित आवेश घनत्व जो बना है, वो किसकी वजह से बना, बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बना। तो ये इसके क्या हो गया, समानुपाती हो गया, प्रोपोर्शनल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड था आउट वाला तभी तो ये बना है, ये था तभी ये बना है। बोलो, अगर नहीं होता तो नहीं बनता। तो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी प्रोपोर्शनल हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल हो गया सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड था तभी बाहर वाली बनी। भाई एक बाहर भी तो बनेगा, ऐसे क्या करो, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये तो इंड्यूस्ड हो गई अंदर और ये बाहर बन गई। तो ये इसके समानुपाती और ये इसके समानुपाती, तो 10 सिग्मा प्रोपोर्शनल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ये टोटल वाली आ गई कि सिग्मा में से सिग्मा पी अगर गया, यहाँ कहीं है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है बस,
इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है हमें। तो ये कैसे निकलेगी वैल्यू इन दोनों की, तो वो अब हम निकाल रहे हैं और फिर इसके अंदर पुट कर देंगे। तो हम ये बोल रहे हैं कि टोटल जो सिग्मा, इसमें से जो माइनस होगा वो सिग्मा ही तो आएगा कोई। तो हमने कहा कि ये जो सिग्मा होगा वो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी के। आप देखो सिग्मा इज इक्वल टू, जब भी कोई हटता है प्रोपोर्शनल तो इक्वल टू होता है और कांस्टेंट ऐड होता है। और कांस्टेंट कौन ऐड होगा, यहाँ पे हमने पैरावैद्युत डाला हुआ, डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है, तो हमने के लगा दिया। बोलो इस के की वैल्यू वो नहीं है जो कूलम्स में यूज़ करते हैं अपन, ठीक है ना, 9/10 के मत कर देना कहीं गलती से। अपन सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू निकाल लें ताकि अपन इसके अंदर पुट कर देंगे। और ये आया कहाँ से है, ये यहाँ से आया है। फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक रेखीय समदैशिक पैरावैद्युत हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, एक बार वापस देखना उस लेक्चर को तो समझ में आएगा कि ये इसके प्रोपोर्शनल हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड था तभी तो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी बनी। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल हुआ। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो सिग्मा जो होगा वो टोटल किसके प्रोपोर्शनल होगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी के। जो ये टोटल निकल रहा है अपना पे रेड्यूस निकलेगा, या जो टोटल हम बोल रहे हैं इसको। तो हमने ये कांस्टेंट हटा दिया। अभी सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमारी आएगी सिग्मा अपॉन के। बोलो ये समझ में आ गई, सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इक्वेशन नंबर आप 3 लगा लो, ये बहुत काम आएगा। बाद में मैं इक्वेशंस यूज़ करूंगा, मैं कहूँगा कि मैं 3 नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है, और मैं 2 नंबर डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। K इज कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये पूरा लिख लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। हिंदी वाले देखो K क्या है, लिखो K पैरावैद्युत का एक स्थिर अभिलक्षण है। यहां पे आ गया तो क्लियरली K ग्रेटर देन 1। ये कैसे आया ये मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है ना। इस पे मारते हैं रेड पेन, मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अभी अपन डेरिवेशन कर रहे हैं, इनको बाद में। यहां पे क्या की गड़बड़ कर नहीं सकते, इसको मैं बताऊंगा, ठीक है ना, चिंता मत करना सब कुछ। अभी अपन लगे हुए हैं। देन दिख तो रहा है, अब हम क्या करेंगे, V के अंदर वैल्यू डाल देंगे। ये आ गई हमारी सारी की सारी, V के अंदर डालते हैं और फिर निकालते हैं, और V निकलेगा उसके बाद C निकलेगा। ये तो मालूम है ना, कब बोलोगे E में क्यों नहीं डाला, अरे V निकलेगा तभी तो C निकलेगा। E के बाद V निकालते हैं फिर C निकलेगा, तो V के अंदर डाल देते हैं ये वैल्यू। ये मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो। सिग्मा माइनस सिग्मा पी कितना है, ये रहा, ये वाला सिग्मा अपॉन के, और नीचे एप्सिलॉन नॉट बैठा हुआ ही है इंटू डी। बोलो यहां तक समझ में आ गया। और ये वैल्यू अपन क्या करेंगे, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है इन टर्म्स ऑफ क्यू, हमें तो क्यू चाहिए। तो सिग्मा क्या होता है हम सब जानते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्यू बाय ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, जानते हैं ये तो। पृष्ठावेश घनत्व क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितने आवेश हैं। तो ये डालते हैं यहाँ पे, दिख जाएगा क्या, एक लाइन में V इज इक्वल्स टू, हाँ, Q बाय A, सिग्मा की वैल्यू डालिए K एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। गुड, दिख गया। ये अपना V भी आ चुका है। अब अपन क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस। नाउ कैपेसिटेंस धारिता। अभी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चल रहा है, बस अभी चलते जाओ बस एक बार, बाद में इसको प्रूफ करेंगे तब पता चलेगा कि अच्छा ये क्यों लिखा अपन ने। क्योंकि देखो वैक्यूम के लिए जो K होता है ना वो 1 होता है, 1 होता है। निर्वात के लिए K, यहाँ पे निर्वात के लिए K कितना होता है, 1 होता है। और कोई भी डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो K बढ़ता जाएगा, 1 से ज़्यादा होगा। अगर आपको ये पता नहीं कि ये कहाँ बढ़ रहे हैं, कौन बढ़ रहे हैं, तो एक बार इस टेबल को देख लो जो मैंने आपके लिए लगाई है यहाँ पे, इस फोटो को देखो, जिससे पता चलेगा कि निर्वात में कितना है और बाकी जगह पे कितना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और मैं प्रूफ भी करूँगा इसको, चिंता मत करो। तो C बराबर क्या होता है, Q बाय V। तो C इज इक्वल्स टू, Q तो अपने पास में है, V अपन ने Q के टर्म्स पे निकाल लिया है, कितना आया, Q बाय A इंटू के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यहाँ पे ढंग से समझना, यहाँ पे डी, तो Q से तो Q छेद दिया पहले मैंने, तो C इज इक्वल्स टू क्या बचा, ये तामझाम ऊपर चला जाएगा, तो क्या जाएगा A बाय डी, डी नीचे रह जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट और K। अब देखो फर्क समझो, वहाँ पे और यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे सेम एप्सिलॉन नॉट को आगे लिख देता हूँ मैं, एप्सिलॉन नॉट और K यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो मीडियम में क्या आया कैपेसिटेंस, ये मीडियम है, अभी माध्यम में सेम आया है, बट ऑलमोस्ट क्या है, एक कांस्टेंट और ऐड हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युत और जुड़ गया है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम के की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन होती है पैराविद्युत की, अगर हम बात करेंगे तो अगर हम कैपेसिटेंस के बीच में अगर पैराविद्युत डाल देते हैं, कोई भी डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, तो कैपेसिटर को क्या मिल जाएगा, किक मिल जाएगी, और फिर वो गाना गाने लगेगा, तेरे संग एक सिंपल सी कॉफी भी किक देती है तेरे संग। बोलो यहां तक समझ में आया? तो फिर आगे चलते हैं। अब देखो आगे, और चलते जाना। अभी अपन इसके साथ एक और बनाएंगे इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट, जो आपकी बुक में दे रखा है एनसीईआरटी वाली में। रुकना मत, अभी चलते जाना, मैं सब समझाऊंगा जहां जहां लिखा हुआ है मैंने। आगे बोल रहा है कि इसका जो प्रोडक्ट होता है ना, एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल्स टू, वो क्या कहलाता है, एप्सिलॉन कहलाता है। ये तो मालूम होगा, या ये मालूम नहीं है? ये कैसे आया? ये प्रोडक्ट क्या कहलाता है, एप्सिलॉन कहलाता है इन दोनों का। तो ये ई नॉट और के कैसे आया ये बता देता हूँ अभी जल्दी से। देखो हम लोग क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पड़ा है वैक्यूम में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये कहाँ पड़ा हुआ है, वैक्यूम में। क्यों पता चल रहा है हमें, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट आ रहा है अपॉन में, और हम क्या निकाल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक निकाल रहे हैं, तो हम के निकाल रहे हैं, समझ में, के निकाल रहे हैं हम लोग। तो अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पड़ा है, मीडियम में पड़ा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रहा है, किसी मीडियम में लग रहा है। तो मीडियम में जब लेते हैं तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लेते हैं, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई चेप दिया, क्यू से क्यू चेप दिया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चेप दिया। ढंग से समझना। अभी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है और 1 अपॉन एप्सिलॉन है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, के इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और एप्सिलॉन निकालना हो तो के एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन नॉट के लिखो, ये देखो ये आ गया। अब अपन अगर फोर्स के लिए बात करें, फोर्स के लिए बात करें कि फोर्स क्या है, तो देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कूलम्ब्स लॉ में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, मैं दोनों चार्जेस सेम ले रहा हूँ, अपॉन आर स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ होता है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये के अलग है, ये के अलग है। ये भी फोर्स कहाँ लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है वैक्यूम में। कैसे पता चला, एप्सिलॉन नॉट आ रहा है ढंग से। और मीडियम में फोर्स लगेगा तो क्या लग जाएगा, कोई भी मीडियम होगा तो एप्सिलॉन लग जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। वही चार्जेस हैं जिनको मैंने अब पटक दिया उसके अंदर, क्या बोलते हैं, मीडियम में पटक दिया, ठीक है ना, माध्यम में पटक दिया। वही सेम चार्जेस हैं, सेम डिस्टेंस थी, मैंने दो चार्जेस के बीच में क्या पटक दिया, अभी मीडियम डाल दिया। तो ये देखो, ये के निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल रहे हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई चला गया, ये एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ अभी, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर चेप दिया, ये चेप दिया, क्या बचा, के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो के इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन निकालना हो तो एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये के एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। फोर्स के लिए भी निकाल दिया अपन ने, तो ऐसे निकाल सकते हैं अपन किसी के लिए भी, चिंता मत करो। आगे देखो, यहां से के भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, के भी निकाल लेंगे, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। अभी वो बोल रहा है फॉर वैक्यूम अगर ले रहे हो आप, निर्वात, तो के इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वो लिखा हुआ बुक में भी लिखा हुआ, के इज इक्वल्स टू 1। अगर निर्वात लेंगे तो के 1 हो गया तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वो हमें पता है कि मीडियम क्या रख दिया अभी हमने वो रख दिया मीडियम, वैक्यूम रख दिया अभी, तो एप्सिलॉन बराबर है एप्सिलॉन नॉट बन गया। मीडियम में पड़ी ये चीज़, सॉरी वैक्यूम में पड़ी ये चीज़ अभी भी, क्योंकि के बराबर क्या है, 1 वैक्यूम के लिए होता है। कैसे आया बताएंगे, बताएंगे, चिंता मत करो, ये भी बताएंगे, इस पर भी ये भी बताएंगे, लेकिन पहले अपन डेरिवेशन सॉल्व करते जाते हैं। तो यहां तक पता चल गया, ये इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सब्सटेंस। दिस के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सब्सटेंस कहलाता है, ठीक है। आगे देखो, अब यहां तक सब अपना कुछ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वैक्यूम के लिए हो गया, दिख रहा है क्या। हाँ, आगे हमें क्या करना है, हमें तो मीडियम का निकालना था, तो हमने निकाल लिया मीडियम के लिए। आगे देखो, एक फॉर्मूला बड़ा काम आएगा। ये कैपेसिटेंस अपना किसका आया है, वैक्यूम का आया, जगह है। हाँ, तो ये वैक्यूम वाले के अंदर हम इसका डिवाइड कर दें। ये इक्वेशन कौन सी बन गई, 3 हो गई, और चौथी कहीं बनी नहीं है, तो ये मैंने देता हूँ नंबर 4 इसका, ठीक है। इसके अंदर इसका डिवाइड कर दें कि क्या होता है, देखते हैं। तो C नॉट अपॉन C, इसके अंदर इसका डिवाइड कर रहा हूँ, रेशियो निकाल लेते हैं, भाग दिया है, क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन A इंटू A अपॉन D, और इसका कितना है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू के। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट चेप दिया,
ए से ए चेप दिया, डी से डी चेप दिया। के कहाँ है? सबसे नीचे है। कहाँ आ जाएगा? सबसे ऊपर आ जाएगा के देखो, और रुको 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 रुको, सबसे नीचे नहीं था, के यहाँ था, इनटू में था, तो ये नीचे ही रह जाएगा। ये ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलती कर बैठोगे जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। के कहाँ है? बिल्कुल नीचे नहीं है, थोड़ा ऊपर है। तो इसको पलट दे तो ये भी पलट जाएगा, मतलब उल्टा कर दो इसको, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। तो C अपॉन C नॉट इज इक्वल्स टू के बन गया। यहाँ तक समझ में आया? आगे देखो, हमें C नॉट निकालना हो, अगर नहीं C निकालना मीडियम का, तो के C नॉट। वैक्यूम के अंदर किसी कैपेसिटेंस में अगर हम डाइलेक्ट्रिक और डाल दें तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये तो पढ़ रहे हैं हम लोग, और ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर से के बराबर C अपॉन C नॉट आएगा। ये फॉर्मूला वापस से ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला जो मैंने डब्बे लगाए ना, वो आप लोग एक बार साइड में कहीं लिख लो, क्योंकि बाद में जब अपन आगे करेंगे अभी तब समझ में नहीं आएगा। और फिर इसके बाद ये अगला टॉपिक पढ़ते ही ये सारा जंजाल समझ में आ जाएगा कि अच्छा हुआ क्या है ये, आगे समझ में। तो ये क्या दिखा रहा है कि कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, के गुना इंक्रीज हो जाएगा कैपेसिटेंस, अगर हम पैरावैद्युत डाल देते हैं तो हमारे पास में ये भी आ चुका है। इन दोनों में से जो भी ये लिख लेना, बुक में थोड़ा ये दे रखा है, के बराबर C अपॉन C नॉट, के बराबर C अपॉन C नॉट, ये कर लेना, बाकी इसको करने की जरूरत नहीं। लेकिन इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये तो वैक्यूम का था, वैक्यूम वाले का जितना भी होगा उसको के से मल्टीप्लाई कर दो तो वो मीडियम का आ जाता, तो इंक्रीज हो जाता है कैपेसिटेंस। आगे देखो, अब हम पढ़ते हैं इसको मिटा के। अब देखो बेटा, जो जो जरूरत की चीज़ें थी मैंने सारी यहाँ पे लिख दी है। वैक्यूम वाली पहले अपने लिखी हुई थी, और पैरावैद्युत पर डाला, जब कैपेसिटर के बीच में पैरावैद्युत फिट कर दिया तब क्या क्या वैल्यू आई? इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सिग्मा माइनस सिग्मा पी पोलराइजेशन ये कहाँ से आया, और ये कैपेसिटेंस और के की वैल्यू, और कैपेसिटेंस और के में क्या रिश्ता है, ये सारा डाल दिया मैंने। आगे अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, वैद्युत विस्थापन। इसमें वो पहली चीज भिड़ते ही ये बोल रहा है कि रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन वेक्टर एंड इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, ध्रुवण सदिश और प्रेरित आवेश घनत्व में क्या संबंध है? तो ये बोल रहा है, ये है संबंध कि प्रेरित आवेश घनत्व जो होता है ना वो बराबर होता है हमेशा पोलराइजेशन की, क्योंकि हमने बोला पोलराइजेशन यूनिफॉर्म होता है। लेकिन इसको प्रूफ करते बच्चे पूछ लेते हैं इसका प्रूफ कई बार कि सर प्रूफ बताओ इसका। तो इसी में आर्टिकल में ये बोल रहा है आपको कि फिगर 2.23 फॉलो करो आप, ठीक है, वो मैं यहाँ बना देता हूँ। तो घर तेरा सलोनी आ दिल की कॉलोनी, दिखला दे ठेंगा इन सबको जोड़ना ना जाने 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 जाने, मुड़ियो ना टरियो कर मनमानी मनमानी मनमानी, बड़ियो ना टरियो कर नादानी, तंतान ले मुस्कान ले कैसन। अब देखो मेरी बात सुनो, ये मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला हुआ है, समझ में आ रहा है? ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, कोई परावैद्युत पदार्थ डाल दिया मैंने जिसकी स्लैब है, पट्टी है पूरी चक्कोर, ठीक है, क्यूब टाइप का, कोई भी शेप ले लो। बाहर मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है इसको, ई एक्सटर्नल, समझ में आ गया? परावैद्युत पदार्थ डाला हुआ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ, तो क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? प्लस से माइनस की तरफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्लस से दूर भागता है, तो क्या होगा? पोलराइजेशन हो गया। ये माइनस कहाँ आने चाहिए? इधर आना चाहिए इस प्लेट के पास में, क्योंकि बाहर प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएंगे 1 2 3, और प्लस कहाँ आ जाएगा? 1 2 एंड 3, ये माइनस, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अभी भी है। बोलो कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। ये कैसे बने? ये माइनस आ गए इधर, प्लस रह गए उधर उस माइनस के पास में, ये बीच वाले कहाँ चले गए? तो ये बीच वाले ढंग से देखना, मैंने समझा रखा है पहले भी, ये कैंसिल आउट हो गए भाई, प्लस माइनस के प्रभाव को खत्म कर दिया, प्लस माइनस ने अपने प्रभाव को खत्म कर दिया, प्लस माइनस ने प्रभाव को खत्म कर दिया, ये भी खत्म हो गया। इसीलिए ना ये 3 गोले बनाना उससे समझ में अच्छा था, कि 4 मत चेप देना, वहाँ भूल जाओगे फिर, पहले प्रैक्टिस कर लिया करो डायग्राम की। इन्होंने इसके प्रभाव को खत्म कर दिया, ये लो, समझ में आ गया? अब आप पूछोगे कि ये गए कहाँ इतने से, तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये प्लस 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 जो बचे ये यहाँ गए, ये माइनस माइनस बचे ये यहाँ गए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन हो गया, तो इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ध्रुवण हो गया तो इन्होंने प्रभाव को खत्म कर दिया, प्लस माइनस क्या हो जाते हैं? कैंसिल ईच अदर, ठीक। तो यहाँ पे एक सरफेस चार्ज डेंसिटी बनी, लेकिन उसका नाम अब चेंज होकर क्या हो गया? इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी बनी है। तो प्लस बनी है सिग्मा पी, इधर बनेगी माइनस सिग्मा पी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी बनेगा जो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, जिसका नाम हमने दे दिया ई इंटरनल।
ठीक है, या ईपी भी दे देते हैं कोई, ईपी पोलराइजेशन के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, जो भी मर्जी हो दो, ठीक है, बैठ गया। अब हमें इसको प्रूफ करना है, तो पहली चीज़ हमने ये कर दिया। अब हम क्या लिखेंगे, पहली चीज़ कि हमने जो डाइलेक्ट्रिक लिया है ना, ये वाला, ये स्लैब, इसको कैसे लिख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक को, ठीक है। पहली चीज़ देखो, करते जाओ, बहुत मज़ा आएगा। पहली चीज़ क्या बोल रहा है कि एरिया मैंने इसका लिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो मैंने लिया है ना, स्लैब कोई उठा के लाया हूँ डब्बा, मैंने रख दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो एरिया कितना है उसका, ए है, जो मैं लेके आया हूँ उठा के डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत पदार्थ, माइकल लाओ चाहे एबोनेट लाओ, और उसकी लंबाई कितनी है, एल है। तो ये लंबाई दे दूँ यहाँ से यहाँ तक, एल, यहाँ लिख देते हैं एल, ये लो एल। बोलो समझ में आ गई कि नहीं आई, ये लंबाई हो गई, और एरिया कितना हो गया, ए हो गया। ये हमारा पहला काम हो गया। दूसरी चीज़ देखो, हम चार्ज निकालते हैं, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी हुई है तो क्या कहलाएगी, Q अपॉन ए। बोलो, बड़ा इजी सा है, छोटा सा, हाथ तो हाथ प्रूव हो जाएगा। ये तो पता ही है कि चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, और बस पी लगा हुआ इसलिए इंड्यूस चार्ज, वरना हम क्या बोलते, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते थे, ठीक है। क्यू निकाल लें यहाँ से, क्यू 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 क्यू, बैठो यहाँ यूं न दिल तोड़ो जी, निकल के आ गया, ठीक है। तीसरी चीज निकालते हैं अब हम, व्हाट इज डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट बहुत इजी है इसको प्रूव करना, इसकी जरूरत थी इसलिए हम प्रूव किया। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो द्विध्रुव आघूर्ण आप जानते हैं क्या होता है, स्मॉल p q इंटू 2a, ये तो जानते हो। q क्या है, आइदर ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज, किसी दो चार्ज में से एक चार्ज का परिमाण, क्योंकि चार्ज सेम होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, लेकिन हमें लेना मैग्नीट्यूड तो प्लस हो गया, और दोनों इसको विचार। ये क्या हो गई, 2a लेंथ होती है, तो इसको और अच्छे से देखो समझो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, लेंथ, बैठ गया भाई, 2a लिखूं मैं, लेंथ लिखूं मैं, l लिखूं, एक ही बात है। लंबाई बोलूं उसको q इंटू, अब लेंथ कितनी है, देखो डाइपोल बना एक, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, ये डाइपोल बन गया हमारा, बन गया कि नहीं बन गया। तो डाइपोल की भी लेंथ कितनी हुई, एल, क्योंकि डाइपोल क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। और इसमें जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन क्या बोल रहे थे कि नेट चार्ज इज जीरो, स्टिल इन स्पाइट ऑफ दैट डाइपोल मूवमेंट इज देयर, डाइपोल मूवमेंट है ये रहा, माइनस प्लस का डाइपोल, माइनस प्लस डाइपोल माइनस, लेकिन ये तो कैंसिल आउट हो गए यहाँ पे, फिर अब ये आ गए, तो यहाँ पे भी डाइपोल बन गया, तो ये लंबाई डाइपोल दिख रहा है बना हुआ, माइनस से प्लस, माइनस प्लस, लंबाई कितनी है, एल, क्योंकि स्लैब की लंबाई कितनी थी जो हमने पट्टी का ली है, ये जो परावैद्युत पदार्थ का स्लैब जो हमने लिया है, इसकी लंबाई कितनी है, एल, एरिया कितना है, ए, तो ये हमारा डाइपोल आ गया। और डाइपोल में मैं वैल्यू डाल दूं क्यू की, क्यू कहाँ से है, सिग्मा पी इंटू ए इंटू एल, ये हमारा डाइपोल आ गया, ठीक है। जब डाइपोल निकल गया तो हम पोलराइजेशन नहीं निकाल सकते, क्या बात करो, पोलराइजेशन का फॉर्मूला पता है आप लोगों को। चौथी चीज़ देखो, पोलराइजेशन वेक्टर, ध्रुवण सदिश, वेक्टर लगा लेना, पोलराइजेशन वेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल P इज इक्वल्स टू नेट डाइपोल मूवमेंट या टोटल डाइपोल मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम, है ना। डाइपोल मूवमेंट इन यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, पोलराइजेशन, एक झपटा मारा ऐसे किसी वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम में इतने से झपटा मारा, तो कितने डाइपोल निकल के है, वो क्या कहलाता है, पोलराइजेशन, और यूनिफॉर्म होता है पोलराइजेशन। वैल्यू डाल दो, पोलराइजेशन इज इक्वल्स टू डाइपोल की कितनी आई वैल्यू, सिग्मा पी, तो सिग्मा पी, सिग्मा पी, हाँ यहाँ से, सॉरी वो तो क्यों है, ये सिग्मा पी इंटू ए इंटू एल। अब हमने ये जो स्लैब डाली है ना, स्लैब ये वाली, इसको देखो ढंग से, लंबाई एल थी, इसकी चौड़ाई कितनी थी और ऊंचाई कितनी थी, तो उसको मैंने एरिया बोल दिया। यानी वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ हाइट, और लंबाई मेरे पास है ही, और ब्रेथ और हाइट को मिला के मैं एरिया मान रहा हूँ। तो वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, होता कि नहीं होता, ऐसे क्या कर रहे हो छोटी क्लासेस की चीज़ों को, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया, तो मैं वॉल्यूम को, आयतन को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, एल से एल चेप दिया, ए से ए चेप दिया, क्या आ गया, ढंग से देखो, नींद आके खोलो, नींद से जागो मेरे प्यारे बच्चों, उठ जाग मुसाफिर भोर, वही अब रैन कहाँ जो सोवित है, जो सोवित खोवित है, क्या आ गया, क्या चाहिए था,
पी आ गया, ये रहा सिग्मा पी। इसको और अच्छे से लिखना हो तो ये क्या होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो, इसीलिए हम इसको पोलराइजेशन वेक्टर बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो इसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल होता है ये डाइपोल के साथ में डायरेक्शन वाला, ठीक है ना, क्योंकि डाइपोल से जुड़ा हुआ ये रहा। आगे देखो, और होती क्या है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो यहाँ से अब पोलराइजेशन अगर निकलेगा तो कैसे निकलेगा, ये रहा आउटवर्ड, आउटवर्ड और परपेंडिकुलर, नॉर्मल आउटवर्ड या फिर अभिलंबवत बाहर की ओर, ऐसा बोला जाता है। तो इस पर क्या लिखेंगे अपन, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, प्रेरित आवेश घनत्व, और ये पोलराइजेशन डॉट एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये तो कर दिया अपने यहाँ पे प्रूव इसका। और अब अपन आगे वैद्युत विस्थापन को आगे कंटिन्यू करते हैं कि क्या क्या उसमें होगा, समझ में आया। चले आगे, ये प्रूफ कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि इसका प्रूफ क्या हुआ, और कुछ प्रूफ अभी बचे हुए हैं इनके, वो अभी अपन करेंगे, इनके बचे हुए हैं अभी छोटे मोटे। तो इस टॉपिक को करेंगे ना वैद्युत विस्थापन को, तो सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, अपन प्रूव कर चुके हैं, अब अपना पूरा जो डेरिवेशन है वो इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड हो जाएगा। अब अपन ने क्या कर रखा है, अपन ने डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है, पैराविद्युत डाल रखा है, किसमें, कैपेसिटर के बीच में। तो अब अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लें, ये लें कि ये लें, मैंने क्या बोला, क्या डाल रखा है, डाइलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको लिंक करेंगे, देखो E इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी, कौन सा, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, प्रेरित आवेश घनत्व अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं इसकी जगह ये नहीं लिख सकता, सिग्मा पी की जगह अब लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको अभी नंबर देने की जरूरत नहीं, तो E और एन कैप इधर आ रहा है तो इधर भी एन कैप डाल देते हैं अपन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होती है, परपेंडिकुलर नॉर्मल होती है, भाई पढ़ चुके हैं हम, ये तो कोई मतलब यूँ लिखा है बस, अब और क्या, डरते क्यों हो इन चीज़ों। P डॉट एन कैप अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई हमने पोलराइजेशन की डायरेक्शन बताई है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बतानी पड़ेगी ना कि पोलराइजेशन होता किस डायरेक्शन में है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, किसी सरफेस के नॉर्मल, है ना। आगे देखो, इसमें अपन ने ये वैल्यू डाल दी, अब अपन इसकी किसकी वैल्यू निकालते हैं, इसमें से सिग्मा की वैल्यू निकालते हैं। सिग्मा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ध्यान रखना वापस। और ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला वही जो घट रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, अपन सिग्मा की वैल्यू निकालते हैं इसमें से। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, जो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा एन कैप एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू P डॉट एन। अपन सिग्मा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो E डॉट एन कैप एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस इधर आ गया तो प्लस बन गया, एन कैप इज इक्वल्स टू सिग्मा। अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, सिग्मा की निकालनी है। तो सिग्मा मैं इधर लिख दूँ, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ढंग से देखो, एन कैप कॉमन आ रहा है, ले ले एन कैप कॉमन, क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो क्या बच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और E प्लस P। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों के, कुछ नहीं, कॉमन लिया है एन कैप को, और एन कैप क्या एक यूनिट वेक्टर जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। आगे देखो क्या बोल रहे हैं वो, इस चीज को वो D नाम दे रहा है, इस पूरे को वो बोल रहा है, इसको मैंने मान लिया डिस्प्लेसमेंट, इसी का ही वो बोल रहा है इट इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। D क्या है, एक सदिश राशि है, एक वेक्टर है। कौन, D। इत्ते से का नाम D दिया उसने, ध्यान से, इत्ते से का नाम दिया है D। अब ये देखो मेरी बात सुनो बेटा, ये D क्या है कि डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, विस्थापन की बात हो रही है, तो क्या है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का एक कलेक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एक सेट है, जा रहे हैं कहीं, मूव हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा किसी डायरेक्शन में। लेकिन इसको अगर और डेप्थ में ज़्यादा हो ना, तो वो कभी अपन क्या किसी दूसरी लेक्चर में करेंगे। अभी क्या है कि बुक के हिसाब से चले जा रहा है, ठीक। वैसे ज़्यादा बुक में नहीं दे रखा D की गहराई में, लेकिन कभी कोई ऐसा जिज्ञासु आदमी हो आप में से, या कोई लड़की हो ऐसी जिज्ञासु जिसको जानना हो कि D, मुझे जानना है कि D क्यों आया, D क्यों लिया, अब बताएगा, ठीक है ना, कमेंट में कभी कर देना। लेकिन अभी क्या अपन चैप्टर वाइज चल रहे हैं, तो बस ये समझो कि इतना सा D दे रखा। तो उसने ये बोल रखा कि इलेक्ट्रिक का कोई कलेक्शन है, सेट है, या इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है पूरा, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा किसी डायरेक्शन में, वही बता रखा, कुछ भी नहीं बुक के अंदर, ठीक है। तो इसको नाम दिया बस D, और क्यों दिया है, और ये D की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, क्या D भी क्या सिग्मा के और इनके P के बराबर आएगा किसी के, तो वो क्या है, थोड़ी गहराई है, लेकिन वो आपके है नहीं,
तो अपन अभी इसी को सॉल्व करने में लगते हैं कि अपन इसको डी माना है एप्सिलॉन ई प्लस पी, और ये डेरिवेशन जब लास्ट में निकलेगा ना तो बहुत सारे डाउट क्लियर कर देगा आपके, तो इसको लास्ट तक देखते जाओ बस मजे में एकदम। तो ये मैंने डी बता दिया, इतना मेरा डी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। मैं डाल दूँ इसके अंदर, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू, ये मैंने इतने की जगह डी रख दिया, डॉट एन कैप आ गया मेरा। बोलो कोई प्रॉब्लम है? और ये इक्वेशन नंबर मैं दे देता हूं 1, क्योंकि ये मेरे काम आएगी। ये अपना आ गया। अब देखो इसमें से समझो कुछ, क्या क्या समझ में आ रहा है आपके कि सिग्मा जब वो पोलराइजेशन वाला है, ये वो सिग्मा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जनरेट हुआ था, मालूम है? ठीक है। सिग्मा जब वैक्यूम में था या वैक्यूम की जब बात चल रही थी, तो जब सरफेस चार्ज डेंसिटी थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी? इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही थी। निर्वात में, ढंग से समझना इस बात को, निर्वात में ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा था। कौन? सिग्मा। यहां से हमें ये समझ में आ रहा है, और बुक में लिखा हुआ है। अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो, परावैद्युत की बात करें तो, लिख लेना यहाँ पे परावैद्युत हिंदी वाले, बस अभी समझते जाओ। अब तब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? तब ये डी पे डिपेंड कर रहा है। ये रहा सिग्मा इक्वल्स टू डी आ गया। और जब बिना किसी वैक्यूम की बात हो रही थी तो कहाँ लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ, वो देखो, ये रहा वैक्यूम की बात हो रही थी तो ई। अब ये तो बस एक नॉट लगा रखा है कि वैक्यूम की बात हो रही है, इसलिए नॉट मतलब वैक्यूम। तो ये ई किस पे डिपेंड कर रहा था? सिग्मा पे डिपेंड कर रहा था। तो ये सिग्मा किस पे डिपेंड कर रहा है? अगर वैक्यूम की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और अगर डाइलेक्ट्रिक की बात हो रही है तो डी पे, विच मीन्स हमने डाइलेक्ट्रिक फिट कर रखा है, और वो डाइलेक्ट्रिक जो है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पर निर्भर नहीं कर रहा, वो किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है? वो डी पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आया? यहां से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं किया तो फिर खत्म, पता ही नहीं चलेगा कि कर क्या रहे हैं। नाउ P is in the same direction of E। दिख गया? हाँ, पोलराइजेशन की क्या डायरेक्शन होगी? वही डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो हमने बोला ना कि यार हमने ऐसा किया ना, नॉर्मल, ठीक है, ये भी नॉर्मल, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। लास्ट में जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या बोला था पुराने लेक्चर्स के अंदर कि पोलराइजेशन जो होता है यूनिफॉर्म होता है, और डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने कहा कि नाउ पी इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ई। पी और ई की क्या है? डायरेक्शन सेम है। देन ऑल थ्री वेक्टर, समझ में आ रहा है कौन कौन से वेक्टर? पी पोलराइजेशन वाला, ऑल थ्री वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, एंड डी, डी एक वेक्टर क्वांटिटी, वो मैंने यहां पे लिख दिया। नाउ ऑल थ्री वेक्टर पी, ई एंड डी आर पैरेलल, समांतर हैं। अब समझ में आ रहा है कि पी भी इधर जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा था, डी भी इधर जाएगा। डी कोई नई चीज नहीं है, बस ये है कि हमने नई चीज डाली, क्या? डाइलेक्ट्रिक, परावैद्युत डाला, तो वहां से डी एक पैदा हो गया। अब वो डी कह रहा है कि जब परावैद्युत डालोगे तो सिग्मा पे डिपेंड मैं कर रहा हूं, वैक्यूम रखोगे तो सिग्मा पे डिपेंड इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। वो अपन ने यहां पे बता दिया बहुत अच्छे से, देख लो, बैठ गया। नाउ अब रेशियो निकालते हैं जो उसने बोला है। नाउ रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डी एंड ई, मतलब क्या बोल रहा है? परिमाण, डी और ई के परिमाण का अनुपात निकालना है अपन को। किसका? डी और ई के परिमाण का अनुपात निकालना है। तो डी बाई ई निकालें अपन। अब देखो डी कितना होता है? सिग्मा। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो यूनिट वेक्टर को अपन छोड़ दिए, सिग्मा अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा ले, बताओ यहाँ पे, बताओ। और लास्ट तक देखना, तभी समझ में आएगा, क्योंकि लास्ट में फिर अपन इसको थ्योरी में डालेंगे इसके अंदर कि सवाल पूछेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई, क्यों डाला, क्या हुआ, ए के वन क्यों आया, बाकी ग्रेटर देन क्यों आया, क्या होगा वैक्यूम में, सब बताओ। ई कौन सा लें? अरे भाई हमने डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है, हम बता रहे हैं बार बार कि हमने डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है। डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या है? ई कितना? ये रहा सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला गया? ऊपर चला गया।
तो डी अपॉन ई इज इक्वल टू, रेशियो निकाल रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहे, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा पी। बोलो ये समझ में आया कि नहीं है? देखो इधर सिग्मा माइनस सिग्मा पी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू कहाँ है अपने पास में? ये रही सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू अपन पहले निकाल चुके हैं, वो वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। तो डी बाय ई इज इक्वल टू, चल थोड़ा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता तो फिर मैं यूँ बोलता पीछे वाले वीडियो से, तो फिर और दिक्कत हो जाती। लिखी हुई है अपन ने, निकाल रखी है, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन ये के क्या है? डाइलेक्ट्रिक है, परावैद्युत है, हाँ ठीक है। तो D अपॉन ई इज इक्वल्स टू, ये के कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। सिग्मा सिग्मा को चेप दूँ मैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? के एप्सिलॉन नॉट। आ गया यहाँ तक तो समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। D निकाल देते हैं अपन, D इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, वज्र गुणा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एप्सिलॉन नॉट के और ई, कुछ नहीं, थोड़ा एप्सिलॉन नॉट को पहले लिखा है, के को बाद में लिखा है, और ई ये क्या है? प्रोडक्ट है। क्या होगा? क्या होगा? एप्सिलॉन के बराबर होता है, मालूम है? ये रहा, ये रहा, सब लिखे हुए हैं। एप्सिलॉन नॉट इंटू के कर दो तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन हो जाएगा। अपन को उस पर नहीं जाना अभी, अपना ये डी आ गया। क्या आ गया? ये इसकी इक्वेशन नंबर 2 दे दो। हमें क्या चाहिए? हमें डी नहीं चाहिए, हमें डी चाहिए के की टर्म्स में। तो ये आ गया, ठीक है। इसको, ये जो डी आया था एक हमारे पास में, इसमें देखो डाइलेक्ट्रिक नहीं आ रहा था, पैरावैद्युत नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें आ गया। तो हमें डी किस फॉर्म में चाहिए? के फॉर्म में चाहिए, परावैद्युत के। यहाँ पे परावैद्युत नहीं आ रहा है, हमें इसको इसके अंदर पटक देंगे। डी बराबर बराबर, ये डी बराबर ये हो गया, ये डी बराबर हो गया, इन दोनों को बैलेंस कर दें। नाउ इक्वेशन 1 and 2, नाउ बैलेंस द इक्वेशन 1 and 2। 1 और 2 से इक्वेशन को बैलेंस करने पर ई की वैल्यू डी की वैल्यू कितनी है? एप्सिलॉन नॉट के ई पुट करते हैं यहाँ पे इस डी की जगह, ठीक है। देखते जाना, एप्सिलॉन नॉट के ई ये डाला इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई पहले से ही है, और प्लस पी ऑलरेडी है। अब समझो हम कर क्या रहे हैं, एक बार मैं पहले से बता दूं, थोड़ा राज खोल दूं तो उससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। हम इस चीज़ पे लेके आ रहे हैं इसको, P इज इक्वल्स टू ज़ाई ई, ये किया था कहीं हमने, वो लेके आ रहे हैं, और वहाँ से फिर हम समझेंगे सब कुछ चीज़ें। अब ऐसा बनाना है, ढंग से समझ लेना, ठीक है। तो चलो यहाँ तक तो आगे दिख रहा है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट के ई इक्वल्स टू ई, हमें P की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, P की वैल्यू निकाल लें। तो इसको इधर लाके पटक दें, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि देखो P, हमें P और E चाहिए बस, हमारा D खत्म होना चाहिए। D खत्म हो गया हमारा अभी, समझ में आ गया। पहले तो हमने D को K की फॉर्म में लेके आए, इस D को उठा के K की फॉर्म में लेके आए। हमें D नहीं चाहिए था, D की ये वैल्यू हमें नहीं चाहिए थी। क्यों नहीं चाहिए थी? क्योंकि हमें K के फॉर्म में चाहिए था। फिर हमने कहा कि D हमारा कितना है, ये आ गया, इन दोनों को बैलेंस कर दिया, D आउट, ठीक है। लेकिन फिर हम ये देख रहे हैं D आउट हो जाएगा तो किस चीज़ पर डिपेंड हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो अब हमने D को आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ पे फॉर्मूले में क्या आ रहा है? P बराबर ज़ाई ई और E, और ज़ाई ई क्या है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। के ई इज इक्वल्स टू, नहीं माइनस एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल्स टू पी। आ गया यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो ना, P इज इक्वल्स टू, P मैं इधर लेके आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है और E भी कॉमन आ रहा है। ले ले, एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख लेता हूँ मैं, E को मैं बाद में लिख दूंगा, क्योंकि E उधर भी बाद में आ रहा है, देखो, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन ले लिया और E भी मैंने कॉमन ले लिया। चलो मान लेते हैं E भी मैंने कॉमन ले लिया। चलो आपके लिए एक बार एप्सिलॉन नॉट और E कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया? K, और यहाँ क्या बच गया? -1। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉमन आ चुके हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं? इसको और सही तरीके से लिख देते हैं अपन, एप्सिलॉन नॉट K-1 और E अपना लास्ट में आ रहा है, या क्या? P इज इक्वल्स टू E। ये क्या बन गई टर्म? ये उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़ाई ई बन गई ना। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी उसी की बात कर रहा है। दिस गिव द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, दिस गिव्स द इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, पीटी। तो P इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? ज़ाई ई होती है। मैं वापस वहाँ पे लिख चुका हूँ, तो मैं अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको टर्म को मैं क्या एक्स ई के बराबर नहीं बोल सकता? ज़ाई ई, काय ई, ओहो काई ज़ाला ओ काई बाला, ये टर्म
उस फॉर्मूले पे कंपेयर करो, P है E है E है, तो जाई E को क्या मैं इसके बराबर नहीं लिख सकता, ये आ गया हमारा K माइनस इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और ये हमारी जाई E की वैल्यू होगी। कई बार आप फॉर्मूला देखते हो ना ऐसा, तो उसमें कई बार आपको ऐसे भी लिखा हुआ दिखाई देता है, जाई E एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। कई बार बच्चे ऐसे सवाल पूछते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं वो यहाँ से ऐसे जाई बराबर क्या होता है ये चीज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसे बोले तो उसको यूनिट लेस बनाना है, डायमेंशन लेस बनाना है, नहीं वो ऑलरेडी डायमेंशन लेस है, इसको नहीं ऐसे नहीं, इट्स गुड इनफ, ये सही है, ये सही। यहाँ से अब हम क्या समझेंगे, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ, बस खत्म खत्म। अब अपन समझते हैं अपने कुछ सवाल, चलो आगे देखो, सारे फॉर्मूले सारे लिख दिए, ठीक है। अब उसको अपन समझते हैं अपनी थ्योरी के हिसाब से, क्यों अपने सवाल पैदा हुए हैं कुछ तब टॉपिक पे किया है तो अपन ने। सबसे पहले एक चीज पढ़ो कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है। सवाल सबसे पहले अपना है कि ये K इक्वल्स टू 1 आया कैसे वैक्यूम के लिए, लिखा हुआ है हाउ कैन वी गेट K इक्वल्स टू 1 फॉर वैक्यूम, निर्वात के लिए K बराबर 1 कैसे आया। तो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझते हैं हम, क्या करें, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड टू विच, हिंदी वाले, अधिकतम विद्युत क्षेत्र देने पर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने रखा है, कोई भी लाके फंसा दिया, ये डाइलेक्ट्रिक सपोज करो ये फंसा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड में, कैन विथ स्टैंड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बर्दाश्त कर सकता हो इतने इलेक्ट्रिक फील्ड को, सहन कर सकता हो, ठीक है। विथ स्टैंड मतलब सहन करना, बर्दाश्त करना, जो बर्दाश्त कर सकता हो, तो वही क्या होता है उसकी डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ आ जाएगी, कि उसके अंदर स्ट्रेंथ कितनी कि इतना, एक पाइप है उसके अंदर कितना फ्लो, वो प्रेशर जो है उसको झेल सकता है, जितना उसका मैक्सिमम है वो वही बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, हाउ कैन वी गेट K इक्वल्स टू 1 फॉर वैक्यूम, निर्वात के लिए K इक्वल्स टू 1 कैसे है। तो सबसे पहली चीज, इसके कुछ स्टेप हैं, कुछ करते जाते हैं, जवाब मिलते जाएंगे, मजा आएगा। हम बोल रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज किया, कोई डाइलेक्ट्रिक पड़ा हुआ था उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज किया, तो ये माइनस प्लस ऐसे बने, माइनस प्लस ऐसे बन गया, और ये प्लस माइनस और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दे दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस की तरफ होती है, और ये माइनस इधर आ गए, ठीक है, ढंग से समझना। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो ये क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल्स डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल ये पड़ा हुआ डाइलेक्ट्रिक अंदर है, ये डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल क्या हो गए, स्ट्रेच हो गए, वो जैसे यूसेन बोल्ट होता ना ऐसे स्ट्रेच हो गए, एलोंगेट हो गए, लंबे हो गए, ठीक है जी। सेकंड, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कर दिया, फुल एकदम, तब क्या होगा, तब ये डाई इलेक्ट्रिक टूट जाएगा, बिखर जाएगा। आ जाओ, ये बीच वाले जो थे, बीच वाले ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो ये प्लस के पास ये माइनस आ जाएंगे, यहाँ प्लस चले जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन आप पेरेंट एटम को छोड़कर जाने की इनको पूरी आज़ादी है। ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कर गया, टूट गया, बिखर गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए। ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन का मतलब होता है कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके हैं और ये कंडक्टर की भांति व्यवहार कर रहा है, मेरे भाई कंडक्टर बन गया ये डाइलेक्ट्रिक रहा ही नहीं। हमने डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो ये और ज़्यादा एलंगेट हो गए, लंबे हो गए, स्ट्रेच हो गए, और हमने मैक्सिमम कर दिया। हमने कहा हमने मैक्सिमम कर दिया तो क्या हो गया कि ये टूट के इधर आ गए, भाई माइनस प्लस की तरफ आ गया और प्लस जो है माइनस की तरफ भाग गया, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया। कौन, डाइलेक्ट्रिक। और ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। नाउ दिस डाइलेक्ट्रिक बिकम कंडक्टर, क्या बन गया, चालक बन गया। ये परावैद्युत क्या था, ये चालक बन गया, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम को छोड़कर जाने की आज़ादी है, लेकिन पहले हम बोल रहे थे कि नहीं, इलेक्ट्रॉन पेरेंट एटम को नहीं छोड़ते डाइलेक्ट्रिक के अंदर, परावैद्युत के अंदर, लेकिन यहाँ पे छोड़कर जाने की आज़ादी क्यों, क्योंकि बिखर गया अभी पूरा। चलो तीसरी बात करते हैं कि वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होगा। स्ट्रेंथ के ऊपर वैक्यूम के लिए आ जाएगा अपने पास अभी, वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, वैक्यूम के लिए ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है, वैद्युत प्रवृत्ति। वैद्युत प्रवृत्ति मतलब अपन ने क्या बोला था कि किसी ऑब्जेक्ट को रखा तो कितना वो इलेक्ट्रीफाइड हुआ, ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है वैक्यूम की, इलेक्ट्रिक वैद्युत प्रवृत्ति 0 होती, समझ में आ गया, वैद्युत प्रवृत्ति 0। अभी देखो के बराबर कैसा है, पुट करो यहाँ पे, अभी बताएंगे क्यों हुआ, अभी बताएंगे। 0 एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1 बैठ गया, एप्सिलॉन नॉट किसके नीचे लेके आओ, ये 0 के नीचे के माइनस, ये 0 हो गया, के माइनस 1 इधर चला गया, इक्वल्स टू के, हमारा कितना है, के इक्वल्स टू 1। यानी इसका मतलब क्या हुआ, के 0, ये एक जाई बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, विच मीन्स वैक्यूम
वैक्यूम कभी पॉलराइज नहीं होगा। समझ में आ गया? वैक्यूम कभी पॉलराइज नहीं होगा, तभी तो k बराबर 1 हुआ, और k बराबर 1 अगर होगा तभी x xi e बराबर 0 आएगा। ये समझ लेना। वापिस देखो, या तो वहां से लेके चलते हैं या यहां से लेके चलते हैं। आपको चाहिए था k बराबर 1, तो मैं उसको 0 लेके चलूंगा, क्योंकि वैक्यूम पॉलराइज ही नहीं होता। यहाँ पे चलो अब 1 डाल के देखो, तो k 1 डाल के देखते हैं, तो 1 - 1 कट के 0 आ गया, तो पूरे 0 हो गए, तो ये 0 हो गया, वो खत्म के। समझ में आया? और क्यों लिया 0 यहाँ पे अगर पूछा जाता तो कि वैक्यूम कभी पॉलराइज नहीं होता। लेकिन चौथा सवाल कि वैक्यूम को पॉलराइज करना है, वैक्यूम को पॉलराइज करना है, कैसे करेंगे, तो क्या होगा? तो आंसर इसका यही कह सकते हैं हम कि इसका जो ई मैक्स होगा ना, कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दें कि वैक्यूम वहां पे पॉलराइज हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ई मैक्स जो होगा ना, वो हम ऑलमोस्ट इन्फिनिटी कह लीजिए। कई हमारे चीज़ें सॉल्व हो जाती है इन्फिनिटी, हमें नहीं मालूम है इन्फिनिटी कितना होता है, हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर वैक्यूम को पॉलराइज करना हो, फिर भी अगर दिमाग में अगर ऐसा आ रहा हो कि वैक्यूम को पॉलराइज करना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए कि वैक्यूम पॉलराइज हो जाए, तो वैक्यूम को वो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, अनंत देना पड़ेगा तब। आगे देखो, वैक्यूम कभी पॉलराइज नहीं होगा, इसका मतलब और हम अगर अच्छे से समझे तो क्या, तो हमारे पास में ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया। अगर डाइइलेक्ट्रिक होता तो क्या होता? पॉलराइज्ड होता, माइनस प्लस ऐसे बनते, माइनस प्लस फिर माइनस प्लस। लेकिन यहाँ पे अब हम क्या ले रहे हैं? वैक्यूम ले रहे हैं, वैक्यूम ले रहे हैं, तो ये पॉलराइज नहीं होगा। पॉलराइज नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन पा रहा है। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बन ही नहीं पा रहा है, यानी ईपी नहीं बन पा रहा जो हम बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉलराइजेशन कब होगा? जब सरफेस चार्ज, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, प्रेरित आवेश घनत्व वो आएंगे, वो बन ही नहीं पा रहा है वैक्यूम में। समझ में आ गया? तो यहाँ पे इसको ऐसे और अच्छे से समझा सकते हो, वैक्यूम को अगर कोई पॉलराइज करने के लिए तो ऑलमोस्ट कह सकते हो इनफाइनाइट। बाकी ऐसी चीज़ दिमाग में मतलब ये सवाल अगर 2-4 अगर आप इस टाइप के से देख लो, तो ये वाला वीडियो जो आपने अगर अब लास्ट तक देखा है, तो आपकी चीज़ समझ में आ जाएगी कि डाइइलेक्ट्रिक भी कंडक्टर बन सकता है। कब? जब उसका ब्रेक डाउन हो जाए। कब होगा? जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम दे देंगे, तब क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा, डाइइलेक्ट्रिक बिखर जाएगा, और क्या बन जाएगा? यूसेन बोल्ट बन जाएगा, जब जीतता रहता करता। ठीक है, वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है? ससेप्टिबिलिटी 0 ले लिया हमने कहा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी 0 होती है उसकी, विद्युत प्रवृत्ति। इसका मतलब ये क्या हो? कभी पॉलराइज नहीं होगा। ये वैल्यू इधर डालो, या फिर वो हमें k बराबर 1 जो बोल रहा था ये, इसका मतलब हम अगर डाइलेक्ट्रिक लेंगे तो वो k से ज़्यादा वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि माइका जो होता है ना, माइका, उसकी वैल्यू 3 to 5। टेबल मैंने आपको दिखा रखी थी, वापस नहीं है तो देख लो, टेबल दिख जाएगी, वहाँ से पता चल जाएगा कि किसकी कितनी वैल्यू है, किसकी कितनी नहीं है। ठीक है, तो ये था ऑल टुगेदर अपना इसके ऊपर, वैद्युत विस्थापन के ऊपर। हाँ, इस पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, ये ध्यान रख लेना। अगर कोई IIT की भी तैयारी कर रहा हो, नीट वगैरह की, तो उसमें ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है ना, खटाक से, विद सटाक से, यूँ चुटकी में, तभी कर पाओगे, वरना उलझ जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो पे। तब तक के लिए थोड़ी मेहनत करो, इन चीज़ों को छापो अच्छे से 2-4 बार। अगर कोई वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, लिखो, उसको दिमाग में लाओ क्या चीज़ है क्या नहीं। और कहीं डाउट आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में दे देना, कोई ना कोई जवाब देंगी, कुछ ना कुछ तो निकालेंगे रास्ता। देयर हैज़ टू बी सम वे, निकालेंगे कोई ना कोई रास्ता। ठीक है, मेहनत करो अच्छे से और पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो पे। ओके।